यस, फाइलम सिलेंट्राटा। तो आपको सारे फाइलम्स का नाम याद होगा तो पता होगा पोरिफेरा के बाद सिलेंट्राटा ही आता है। यस, कितने लोगों को याद है? याद किया कीजिए, नहीं तो बहुत मार खाएंगे आप लोग। चलिए, सिलेंट्राटा का दूसरा नाम मैं आपको बता दूं, निडेरिया। सिलेंट्राटा का दूसरा नाम जो है वह निडेरिया है। ठीक है, सिलेंट्राटा क्यों बोलते हैं, निडेरिया क्यों बोलते हैं? राइट नो, निडेरिया इनमें एक तरह का सेल होता है जिसको हम लोग निडोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? निडोब्लास्ट। तो निडोब्लास्ट नाम का एक सेल प्रेजेंट है, उसी के चलते इनका नाम हो गया निडेरिया। ठीक है, एंड सिलेंट्रॉन इज द कैविटी। सिलेंट्रॉन इनके कैविटी को कहते हैं सिलेंट्रॉन, इसलिए नाम हो गया सिलेंट्राटा। ठीक है, तो इसमें जो ट्रिम्बले, ट्रिम्बले का नाम सुनेंगे, TREMBLEY, ट्रिम्बले। ट्रिम्बले सबसे पहले जो निडेरियंस थे, निडेरियंस क्या है? एनिमल्स का क्लास है, एनिमल्स का ही ग्रुप है निडेरिया। ठीक है, तो इसमें जो एनिमल्स की बात होती है निडेरिया में, सिलेंट्रेटा, ट्रेम्बले ने ही सबसे पहले टर्म निडेरिया यूज किया था। राइट नो, और बताया था कि निडेरियंस जो होते हैं एनिमल्स होते हैं। ठीक है, आइए, जब एनिमल्स हैं तो हम लोग थोड़ा इनके सिमेट्री की बात कर लें, किस तरह का सिमेट्री है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, इनका हैबिटेट क्या है। हैबिटेट, कहां रहेंगे लोग? व्हाट आर देयर हैबिटेट? कहां रहेंगे बोलिए? देखो बच्चों, जब हैबिटेट की बात आती है कहां रहेंगे? ठीक है, दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक होंगे, पानी में रहेंगे। और उसमें भी मोस्टली मैरीन। एक्वेटिक होंगे, पानी में रहेंगे, मैरीन होंगे। ओके, एक्वेटिक, मोस्टली मैरीन। हैबिटेट के बाद आती है कि इनका हैबिट कैसा होता है, उनका बॉडी फॉर्म कैसा होता है। राइट नो, तो उनके बॉडी फॉर्म की बात करेंगे, सिमेट्री की बात करेंगे। बॉडी फॉर्म कैसा है? अगर आपको कहा जाए कि सिलेंट्रेट्स का बॉडी फॉर्म कैसा है, बॉडी फॉर्म अगर आप देखिएगा उनका इस तरह से टेंटिकल्स लगा हुआ रहेगा। राइट नो, इनके बॉडी पे आपको टेंटिकल्स दिखाई देंगे। तो बॉडी फॉर्म कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा या मेडुसा शेप हो जाता है। मेडुसा बोलते हैं प्लेट, जो अम्ब्रेला लाइक का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे अम्ब्रेला की तरह का, तो उसी को हम लोग मेडुसा शेप बोलते हैं या प्लेट लाइक शेप बोलते हैं। अम्ब्रेला, इसको अगर उल्टा ऐसा कर देंगे तो अम्ब्रेला हो गया। तो ऐसा अम्ब्रेला शेप उनका बॉडी होता है। जैसे आप जेली फिश का नाम सुने होंगे, तो जेली फिश की बातें हो सकती है। तो बॉडी फॉर्म सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल, और सिलिंड्रिकल को ही हम लोग पॉलीफॉर्म बोलते हैं। सिलिंड्रिकल, इसी को ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं पॉलीफॉर्म। तो बॉडी फॉर्म दो तरह का, एक हो गया सिलिंड्रिकल, दैट इज बॉडी फॉर्म, एंड मेडुसा फॉर्म, दैट इज अम्ब्रेला शेप्ड, अम्ब्रेला लाइक। इसको हम लोग बोलते हैं मेडुसा फॉर्म, मेडुसा फॉर्म। इसको मेडुसा का दूसरा नाम होता है सॉसर। सॉसर प्लेट को बोलते हैं सॉसर शेप। ठीक है, दैट इज प्लेट लाइक और अम्ब्रेला लाइक, मेडुसा फॉर्म हो गया। तो बॉडी फॉर्म दो तरह से मिलेगा, एक पॉलीफॉर्म, दूसरा मेडुसा फॉर्म। पॉलीफॉर्म ऐसा सिलिंड्रिकल होगा। मैं दोनों का डायग्राम आपके सामने रख दे रहा हूं, ऐसे।
दिस इज पॉलिप, ठीक है, सिलिंड्रिकल दिखाई दे रहा है, यह पॉलिप है। मेडुसा कैसा होगा तो देखिए ऐसे अम्ब्रेला की तरह ऐसे होगा, इनमें भी ऐसे ऐसे टेंटिकल्स हैंग करते हुए रहेंगे। दिस इज कॉल्ड मेडुसा फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? मेडुसा, ठीक है। यह आपका मेडुसा फॉर्म हो गया, जबकि यह पॉलिप फॉर्म हो गया। तो जब बॉडी फॉर्म की बात आएगी तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म, पॉलिप फॉर्म इज सिलिंड्रिकल एंड मेडुसा फॉर्म इज अम्ब्रेला शेप। इसको लिख लीजिए जल्दी से, डू इट फास्ट, नोट डाउन। हो गया? इसके बाद चलिए हम लोग इनके सिमेट्री की बात करेंगे कि सिलेंट्रेट्स में कैसे सिमेट्री होते हैं, ठीक है। आपको याद होगा, आई होप सो। सिमेट्री, सिमेट्री की क्या बात होगी? जब सिमेट्री की चर्चा करेंगे तो सिमेट्री में क्या होता है देख लीजिए। सिमेट्री बोलते हैं इनका रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री कैसा हो गया? रेडियल हो गया, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। उसके बाद हम लोगों ने रेडियल सिमेट्री के बारे में, रेडियल और बाइलेटरल दो सिमेट्री होता है। किसी भी एक्सिस से अगर सेंटर से होते हुए कट करिएगा तो यह हमेशा दो बराबर पार्ट में डिवाइड होगा। कंडीशन है कि कट जो होना चाहिए सेंटर से होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, राइट नो। सिमेट्री के बाद अगर हम लोग बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कितने जर्म लेयर होते हैं उसकी बात करें, तो आइए जर्म लेयर की बात करते हैं। सिमेट्री के बाद जर्म लेयर्स में कितने होते हैं? एनीवन कैन टेल मी? सिमेट्री रेडियल सिमेट्री हो गया। जर्म लेयर, इसमें जो फॉर्मेशन होता है तो एक होता है इंडोडर्म और दूसरा होता है एक्टोडर्म। तो एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस, इंडोडर्म और एक्टोडर्म दो ही लेयर है, मेसोडर्म नहीं होता है, ठीक है। बाहर का लेयर एक्टोडर्म, और अंदर का लेयर इंडोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है। दो लेयर है, इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। दो लेयर को क्या करते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, यस। और अगर तीन लेयर होगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। लेकिन यहां पर दो ही लेयर होता है, कौन कौन? एक्टोडर्म, इंडोडर्म, ओके। नाउ अब देखिए, अब जो बातें होती है उन बातों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए कि सिमेट्री हो गया,
जर्म लेयर हो गया, जर्म लेयर में क्या हो गया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक हो गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इनमें? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, कोरिफेरा में था सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे होगा टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? टिश्यू ग्रेड। यस, टिश्यू ग्रेड का मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस नो, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यह है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड। आगे हम लोग बात करें, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गया, सिमेट्री की बात हो गया, जर्म लेयर की बात हो गया, हैबिट और हैबिटेट की बात हो गई। आइए बॉडी वॉल की बात करते हैं, इसमें बॉडी वॉल कैसा होता है। ठीक है, मैं इसे मिटा लेता हूं। मिटाने के बाद हम लोग थोड़ा इसके बॉडी वॉल की चर्चा करेंगे कि बॉडी वॉल कैसा है। ठीक है बच्चों, तो बॉडी वॉल क्या है? दो लेयर का है, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। बॉडी वॉल अगर आप देखिएगा ध्यान से, बॉडी वॉल देखिए, अगर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे तो उसका बॉडी वॉल दिखाई देगा। ठीक है, तो बॉडी वॉल में क्या है, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो उसका बॉडी वॉल दिखाई देगा। और बॉडी वॉल में देखिए एक बाहर का लेयर दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस और अंदर का लेयर गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के बाहर का लेयर, यह जो है यह आउटर लेयर हो गया, दिस इज आउटर। दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये जो बॉडी वॉल है इसके बाहर का जो लेयर हो गया, जो आउटर हो गया, यह एपिडर्मिस कहलाएगा। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, दिस इज एपिडर्मिस। तो यह जो लेयर हो गया, यह क्या हो गया? एपिडर्मिस। यह अंदर का लेयर हो गया, इनर लेयर। तो इनर लेयर को क्या कहते हैं देख लीजिए, आउटर इज एपिडर्मिस और इधर हो गया इनर। इनर इज गैस्ट्रोडर्मिस, अंदर वाले लेयर को हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया गैस्ट्रोडर्मिस और ये हो गया एपिडर्मिस, अंदर का लेयर, बाहर का लेयर। ठीक है, अब सुनिए, ये जो अंदर का लेयर जिसको आप कह रहे हैं गैस्ट्रोडर्मिस, इसमें अलग अलग तरह के सेल्स लगे हुए होते हैं, इसमें अलग अलग तरह के सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह के सेल्स लगे हुए हैं बाहर की तरफ, जिसको हम लोग एपिडर्मिस कह रहे हैं। ठीक है, ये जो सेल्स है बाहर, दिस आर कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स, इसको एपिथेलियल सेल्स नाम दिया जाता है। एपिथेलियल सेल्स या इसी को लोग एपिथेलियो मस्कुलर भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो बाहर में आपका एपिथेलियल सेल्स लगा हुआ है। ये जो बीच बीच में आप देख रहे हैं ना, बीच बीच में जो दो एपिथेलियल सेल्स के बीच का जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। यहाँ पे यह भी एक एपिथेलियल सेल हुआ, यह भी एक एपिथेलियल सेल हुआ। ये बीच का जो स्पेस देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम हो रहा है? इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, इसी में कुछ सेंसरी सेल्स लगे हुए होते हैं जो सेंसेशन करेंगे, मतलब बाहर का स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो यह हो गया एपिडर्मिस सेल्स की बात। एपिडर्मिस,
तो यहाँ से लेयर यहाँ तक जो एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, इस एपिडर्मिस में आपको दिखाई क्या दिया, एपिथेलियल सेल्स दिखाई दिया, इंटरस्टिशियल सेल्स दिखाई दिया, कुछ इसमें सेंसरी सेल्स भी रहेंगे। आइए इधर जब आप बात करते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, तो गैस्ट्रोडर्मिस में कैसे कैसे सेल्स दिखाई देंगे, आइए इधर देखते हैं। इधर ऐसे कुछ लंबे सेल्स दिखाई देंगे, राइट नो, कुछ लंबे सेल्स दिखाई देंगे। तो इधर जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, बीच में कुछ ग्लैंडुलर सेल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर भी ऊपर से नीचे तक सेल्स का लेयर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो जो सेल्स का लेयर लगा हुआ है अलग अलग तरह के, यहाँ पर भी सेल्स है, कुछ पतले सेल्स, इसको हम लोग सेंसरी सेल्स का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंसरी सेल्स, यानी कि सेंसरी सेल्स अंदर और बाहर दोनों में तरफ लगा हुआ है। कुछ गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स होते हैं और ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए जिनके पोर्स पे यहाँ पे देखिए सेक्रेशन, बाहर में सेक्रेशन स्टिमुलेटेड है, दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर सेल। इसको हम लोग ग्लैंडुलर सेल्स का नाम देते हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर सेल्स। तो यह ग्लैंडुलर सेल्स हो गया। ग्लैंडुलर सेल्स कहने का मतलब यह सेल्स ग्लैंड्स की तरह काम करेगा, तो ये हार्मोन्स और एंजाइम्स का सेक्रेशन करेगा। फूड डाइजेशन में जो एंजाइम्स की जरूरत होगी उनका सेक्रेशन होगा, ठीक है, या फिर जो उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जिस केमिकल की जरूरत होगी उसका सेक्रेशन होगा, ठीक है। ग्लैंडुलर सेल्स हो गया। एंड मोस्ट वन इज न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स। कुछ न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स ऊपर जो लगे हुए हैं इनको हम लोग न्यूट्रिटिव सेल बोलते हैं, न्यूट्रिटिव, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिटिव सेल्स, यस, दे आर न्यूट्रिटिव सेल्स रहा। अब देखिए, अब जो बात आती है, ठीक है, क्या होती है न्यूट्रिटिव सेल्स की बात जो होती है, ये न्यूट्रिशन से काम आएगा। तो अभी आपने देखा इसमें दो लेयर्स, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। बाहर में ही, बाहर का जो लेयर होता है उसमें निमेटोब्लास्ट नाम का सेल्स होता है, जिसको हम लोग निडोब्लास्ट भी कहते हैं। तो आइए हम लोग निमेटोब्लास्ट की बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि क्या इसमें फूड का डाइजेशन नहीं होता है? फूड का डाइजेशन भी होता है। फूड का डाइजेशन कहाँ होगा? सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर। कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है लेकिन बेसिकली इंट्रा सेलुलर। तो अगर आप डाइजेशन की बात करें कि भाई इनमें डाइजेशन कहाँ होता है, वेयर डाइजेशन अकर्स, तो डाइजेशन की बात आप करेंगे तो इंट्रा सेलुलर। पिछले क्लास में अगर आपको याद होगा, इंट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, उनके बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। इंट्रा सेलुलर कब कहते हैं, इंटर सेलुलर कब कहते हैं, इनके बारे में आपको चर्चा किए थे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंट्रा सेलुलर मतलब इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं होता है, ऑफ कोर्स नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीट अभी तो इनमें ऑर्गन्स बना ही नहीं है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम की तो अभी इनमें बहुत डेवलपमेंट में बहुत समय लगेगा, सिर्फ अभी यहाँ पे टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसलिए देयर इज नो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। डाइजेशन कैसा है भाई, तो डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, और कुछ ऑर्गेनिज्म में या कुछ पार्ट जो फूड का होगा सेल के बाहर भी होगा, तो इंट्रा INTR इंट्रासेलुलर एज वेल एज इंटरसेलुलर। याद रखिएगा, फूड का जो डाइजेशन होगा इंट्रासेलुलर भी होगा और इंटरसेलुलर भी होगा, दोनों तरीके से, बोथ, ठीक है। आज के बाद एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फूड का डाइजेशन किधर होता है। फूड का डाइजेशन सेल के अंदर भी होता है, सेल के बाहर भी होता है, मतलब इंट्रासेलुलर भी होता है और इंटरसेलुलर भी होता है। आइए रेस्पिरेशन की बात, डाइजेशन की बात हो गई, तो डाइजेशन के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, रेस्पिरेशन की, राइट। तो आइए रेस्पिरेशन, तो भाई रेस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होगा, बॉडी सेल्स के थ्रू होगा, थ्रू बॉडी सेल्स, ठीक है। चलिए इस डायग्राम को कर लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। बॉडी के दोनों लेयर को दिखाइए, एपिडर्मिस को दिखाइए और गैस्ट्रोडर्मिस को दिखाइए। दोनों लेयर्स में जो सेल्स हैं उसको दिखा दीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। We shall move further. You have 15 seconds, 15 सेकंड, 15 से 20 सेकंड में आप इस डायग्राम को डन करिए, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे तुरंत।
Come here. Noted it. Note it down. Come here. आइए फिर हम लोग बात करते हैं कि डाइजेशन हो रही है, बात रेस्पिरेशन हो रही है, मिटाया जाए अब इसको। अब देखें, फाइलम सिलेंट्रेटा हो गया। सिलेंट्रेटा के बाद डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की बात आई भाई, रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो रेस्पिरेशन में लिखिए आप जनरल बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। जो जनरल बॉडी सरफेस है मतलब जो आउटर बॉडी सरफेस है उसी से रेस्पिरेशन होगा। कैसे? तो बाहर पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है, उनके सेल के अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा और अंदर ऑक्सीजन जब चला जाएगा तो वह CO2 में कन्वर्ट होगा, तो वह वाटर सरफेस में मीन्स आउटर बॉडी सरफेस से डिफ्यूज होकर वाटर में चला जाएगा। यस, तो CO2 और O2 का एक्सचेंज आप देख सकते हैं। कम टू द पॉइंट। रेस्पिरेशन के बाद एक्सप्रेशन। रेस्पिरेशन के बाद एक्सप्रेशन। क्या होता है एक्सप्रेशन? देखिए, जब एक्सप्रेशन की बात करते हैं राइट नाउ, तो एक्सप्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? एक्सप्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर देना, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को हटा दिए, दैट इज द एक्सप्रेशन। वही एक्सप्रेशन है राइट नो मेटाबॉलिक। तो बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे रिमूव होगा? यानी कि बॉडी में देखिए मेटाबॉलिक वेस्ट की जब बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, ये तीनों जो है मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, पानी में रहने वाले में बेसिकली आप समझिए अमोनिया का फॉर्मेशन होता है राइट नो। तो बेसिकली दे आर अमोनोटेलिक राइट नो, अमोनोटेलिक। यानी कि अमोनोटेलिक कहने का मतलब कि अमोनिया रिलीज करेंगे, अमोनिया, ठीक है। अमोनोटेलिक का मतलब दे एक्सक्रीट अमोनिया to general body surface। to general बॉडी सरफेस, ठीक है। और अमोनिया एक्सट्रैक्ट करेंगे, किससे अमोनिया एक्सट्रैक्ट करेंगे? जनरल बॉडी सरफेस से, इसीलिए नाम है अमोनोटेलिक। याद रखिएगा, पोरीफेरा भी अमोनोटेलिक था और सिलेंट्रेट्स के एनिमल भी अमोनोटेलिक होंगे। ये एग्जाम में आपको कोरिलेट करने के लिए पूछ देगा। एक तरफ क्या देगा? एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट दे देगा, एक तरफ फाइलम का नाम दे देगा। अब किस फाइलम में कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको मैच करिए।
तो आपको याद रखना है। और याद रखने का कंसेप्ट क्या है? एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होगा, पानी में अपना जीवन यापन कर रहा होगा, उसमें अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। अमोनिया क्यों एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है? तो बोलो क्यों होता है? इसलिए ये बनना आसान होता है, कम एनर्जी यूटिलाइज करके अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म पानी में है वो आसानी से अमोनिया बना देता है और पानी में डिजोल्व हो जाता है। अमोनिया से अगर यूरिया बनाता है, यूरिक एसिड बनाता है, तो उसको ज्यादा एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। तो वह ज्यादा एनर्जी को क्यों यूज करेगा जब उसका अमोनिया आसानी से पानी में डिजोल्व हो जा रहा है? अंडरस्टूड? इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जनरली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। आइए एक्सक्रीशन की बात हो गई। एक्सक्रीशन के बाद हम लोग इनमें बात करते हैं कि इनका स्केलेटन, बॉडी सरफेस क्या है, स्केलेटन क्या है, और इनका नर्वस सिस्टम, राइट नो, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात किए, नर्वस सिस्टम की बात किए। इनमें सिस्टम तो होता नहीं है। रेस्पिरेशन कैसे हुआ इसकी बात हम लोगों ने देखा, एक्सक्रीशन कैसे हुआ इसकी बात हम लोगों ने देखा। नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या है? न्यूरॉन्स, diffused neurons are present. Diffused neurons are responsible for a stimulus. अगर उनमें कोई स्टिमुलस मिल रहा है तो वह डिफ्यूज न्यूरॉन के थ्रू उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होगा। यस, तो डिफ्यूज न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलस। ओके, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। इनमें हम लोग स्केलेटन की अगर हम लोग बात करें तो स्केलेटन में क्या होता है? कैल्केरियस स्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो इनको सपोर्ट करता है, लेकिन हर जगह नहीं। जो ऑरेलिया वगैरह है, ऑरेलिया, उसको हम लोग जेली फिश बोलते हैं। जेली फिश क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी वॉल है, बाहर का एपिडर्मिस, अंदर का गैस्ट्रोडर्मिस, तो गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जेली लाइक का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जेली लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो कि हाथ पे अगर आप ऑरेलिया को लेते हैं तो जेली लाइक अपीयरेंस होगा उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की चर्चा करें बच्चों, तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन बेसिकली देखिए, इनमें पानी में रिप्रोडक्शन जो होगा वह क्या होगा? रिप्रोडक्शन मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन। शरीर के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है रीजनरेशन मेथड से भी होता है। ठीक है, बाय रीजनरेशन और सेक्सुअल मेथड। तो बाय एसेक्सुअल मेथड का ही पार्ट है रीजनरेशन। बाय एसेक्सुअल में क्या होता है? रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन का आसान मतलब है कि मान लीजिए जैसे हाइड्रा है, इसको अगर आप ऐसे कट कर दिए, ऐसे कट कर दिए, 3 पार्ट में कट कर दिए, तीनों पार्ट अपना अलग अलग हाइड्रा बना लेगा। तीनों पार्ट अपना अलग अलग हाइड्रा बना लेगा। समझ में आया? तो एक हाइड्रा से कितना बन गया? 3 हाइड्रा बन गया। और तीनों हाइड्रा क्या हो गया? किस प्रोसेस से बना? रीजनरेशन प्रोसेस से। इसी को हम लोग रीजनरेशन प्रोसेस कहते हैं कि एक को काटिए 2 बन जाएगा, 2 पार्ट में काट दीजिएगा 3 बन जाएगा। समझ में आया? तो आपको नहीं, हिंदू धर्म में पढ़ते होंगे कि जब तलवार से राक्षस को काटा जा रहा था तो जितना ब्लड नीचे गिरता था सबसे नया राक्षस बन जाता था। कुछ वही हाल यहाँ पे है रीजनरेशन का, कि जितना काटिए उतना बन जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो धर्म ग्रंथ में पहले ही लिख दिया गया था कि काटने के बाद नंबर बढ़ जाता था दुश्मनों का, दैत्यों का, राक्षसों का। तो कुछ इसी तरह से इनका भी कैरेक्टर है कि
चाहिए रामायण वगैरह चाहिए रामायण वगैरह चाहिए रामायण वगैरह की जहां बात होती है। यस, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इनमें रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने रीजनरेशन का प्रॉपर्टी देखा। इसके बाद एक देखिए बडिंग भी होता है, राइट। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो हाइड्रा में स्पेशली क्या होता है, बडिंग का प्रोसेस होता है। क्या होता है, बडिंग। बडिंग से क्या होता है, budding is also a process of reproduction, that is asexual mode of reproduction in hydra. तो what is that mode, budding क्या होता है, जैसे हाइड्रा है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, या मान लीजिए हाइड्रा है, ठीक है, या मान लीजिए हाइड्रा है, डेवलपमेंट होता है। छोटा सा बर्ड निकलेगा और यही बर्ड आगे चलकर हाइड्रा के बॉडी से एक कंप्लीट हाइड्रा की तरह डेवलपमेंट इसका हो जाएगा। और जब कंप्लीट हाइड्रा की तरह इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसमें टेंटिकल्स वगैरह निकल जाएंगे, तब यह बॉडी से मेन हाइड्रा के बॉडी से डिटैच होकर यह नया अपना एनिमल बॉडी बना लेगा। मतलब एनिमल बॉडी जब तैयार हो जाएगा तभी अपने पेरेंट बॉडी से यह डिटैच होगा। तो यह प्रोसेस होता है बडिंग का, कि पहले एक छोटा सा बड डेवलप किया और वो बड डेवलप करने के साथ ही साथ वो बड बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। और जब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, अपने आप को पेरेंट बॉडी से अलग कर लेगा। बोला अब मेरे को नहीं रहना है, पेरेंट्स तेरे साथ अलग कर लेगा। डेवलपमेंट की भी थोड़ी बात कर ले। जब रिप्रोडक्शन की बात डेवलपमेंट की भी थोड़ी बात कर ले। जब रिप्रोडक्शन की बात डेवलपमेंट की भी थोड़ी बात कर ले। जब रिप्रोडक्शन की बात होती है तो हम लोग को उसमें होने वाले डेवलपमेंट की भी चर्चा करनी होगी, राइट नो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेल और फीमेल गैमेट पानी में फ्यूज करेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। यस, फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इनके डेवलपमेंट की, कैसे इनका डेवलपमेंट होता है। तो जब डेवलपमेंट की बात होगी, डेवलपमेंट तो कहते हैं डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। अब बच्चों बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट से क्या समझते हैं। ओबेलिया का नाम सुने, ओबेलिया नाम सुना हुआ लग रहा है। ओबेलिया एक एनिमल है, किसका, फाइलम सिलेंट्रेटा का, जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यस, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से क्या मतलब है, when larval stage present in life cycle, then it is called इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तब उसको हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल, देन द डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे ओबेलिया की लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो ओबेलिया में जो लार्वा है वह है प्लैनुला लार्वा। कौन सा लार्वा, प्लैनुला लार्वा। अगर लाइफ साइकिल में लार्वा प्रेजेंट हो गया तो वह इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। जैसे ओबेलिया में हम लोगों ने प्लैनुला लार्वा की बात करी,
ओबेलिया के बाद अगर हम लोग ऑरेलिया की बात करेंगे तो ऑरेलिया में स्काइफोस्टोमा लार्वा होता है, और ऑरेलिया ओबेलिया ऑरेलिया 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 में आइए, ऑरेलिया में बात कर लेते हैं। ऑरेलिया में स्काइफोस्टोमा लार्वा, ठीक है। ओबेलिया ऑरेलिया ये दो कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा और ओबेलिया ऑरेलिया के अलावा प्लैनुला लार्वा, ओबेलिया में कौन सा लार्वा होता है? प्लैनुला लार्वा, और ऑरेलिया में स्काइफोस्टोमा लार्वा। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लार्वा का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कौन लार्वा? ओबेलिया में प्लैनुला लार्वा एंड ऑरेलिया में स्काइफोस्टोमा लार्वा। यस, तो डेवलपमेंट जो होगा, डेवलपमेंट में लार्वा होता है, इसीलिए इनके डेवलपमेंट को हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं। अगर लार्वा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है डेवलपमेंट में तो वह डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक मुर्गी है, मुर्गी देखे होंगे, मुर्गी ने अंडा दिया और अंडे से डायरेक्ट बच्चा आया, दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। वह डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि जो उसका एडल्ट कंडीशन है या यंग स्टेज है, यंग स्टेज में आने से पहले वह किसी दूसरे फॉर्म में चला जाता है न्यूट्रिशन के लिए, वही लार्वा होता है। लार्वा क्यों बनता है? क्योंकि उसमें एनर्जी की कमी होने लगती है। यंग बनने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वह एनर्जी नहीं है, तो अपने आप को लार्वा स्टेज में कन्वर्ट करता है, और लार्वा स्टेज में जब कन्वर्ट करता है बहुत खाता पीता है, वो फीडिंग हैबिटेट में चला जाता है, खाते खाते खाते, समझ में आ रही बात, एनर्जी स्टोर कर लेता है। फिर लार्वा से वह अपने आप को एडल्ट में कन्वर्ट करेगा, यंग से एडल्ट में आएगा, फिर नहीं तो फिर लार्वा से प्यूपा भी बनेगा, प्यूपा से फिर एडल्ट स्टेज में आना होगा तो आएगा। यस, तो इस तरह से उनमें परिवर्तन होते रहता है। लार्वा है मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, नहीं है डायरेक्ट डेवलपमेंट है। आपका डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाएगा, क्योंकि आप में लार्वल स्टेज नहीं होता है। ओके, नाउ इसको डिस्कस करने के बाद मैं आपको इसके एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की चर्चा करूंगा, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की चर्चा करूंगा। अभी आपने इसके कैरेक्टर की चर्चा करी, ठीक है, इसको आप लिख रहे हैं ना, लिखते रहना है। अभी आपने इसके कैरेक्टर की चर्चा करी, चलिए अच्छी बात है। कैरेक्टर की चर्चा करने के बाद हम लोग इसमें जो प्रेजेंट होता है निडोब्लास्ट की चर्चा करेंगे। व्हाट इज निडोब्लास्ट, राइट? निडोब्लास्ट की चर्चा होगी, और जब निडोब्लास्ट की चर्चा हो जाएगी तो हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट क्या होता है, ठीक है। हम लोग निडोब्लास्ट पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें बताना होगा कि निडोब्लास्ट क्या होता है। चलिए, ठीक है। निडोब्लास्ट, देखो निडोब्लास्ट हो गया कि बॉडी के सरफेस पे यह स्ट्रक्चर रहेगा। कहां रहेगा? बॉडी के सरफेस पे। निडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस एंड टेंटिकल्स। टेंटिकल्स पे भी रहेगा। टेंटिकल्स इसको कह रहे हैं, ऐसे जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, या टेंटिकल्स होगा, ठीक है। तो जो टेंटिकल्स होगा, टेंटिकल्स पर भी निडोब्लास्ट रहेगा, और जो बड़ी सरफेस है, बड़ी सरफेस पर भी निडोब्लास्ट रहेगा। यस, अब देखिए अब क्या होता है, फिर क्या होगा इसके बाद। तो इसके बाद देखिए निडोब्लास्ट का फंक्शन क्या है। यस, अगर आप इसके फंक्शंस की बात करें, इनका फंक्शंस क्या है, तो निडोब्लास्ट देखिए सबसे पहले एंकरेज का काम करता है। फंक्शंस एज एंकरेज, एंकरेज का काम करेगा। एंकरेज मतलब किसी चीज को होल्ड करने के लिए। अब जब मान लीजिए पानी के वाटर करंट, पानी की धारा के साथ अगर कभी आगे जाने लगा, तो यह टेंटिकल्स फेंक कर टेंटिकल से अपने आप को फंसा सकता है, अपने आप को रोक सकता है,
टेंटिकल्स में जो निडोब्लास्ट है, जो आप कह रहे हैं, जिसको हम लोग निडोब्लास्ट या इसको निमेटोसिस्ट भी कहते हैं, निडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट, उसको फेंक देगा। जैसे नाव को फंसाने के लिए आप देखे होंगे, नाव में क्या होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंगर जिसको बोलते हैं, इस तरह से हुक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। नाव अगर कभी देखे होंगे तो उसको रोकने के लिए इस तरह से हुक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इसको नाविक फेंक देता है और फेंक कर मिट्टी में नाव को रोक देता है। यस, तो मिट्टी या बालू के किनारे जनरल नाव जहां चलता है वहां तो बालू मिलेंगे, तो बालू में इसको डाल देने से क्या होता है, तो फंसा करते नीचे बालू में धंस जाता है और नाव आगे बढ़ने से रुक जाता है। तो हुक लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ होता है, इसी को बोलते हैं एंकरेज। एंकरेज मतलब पकड़ने का काम, ठीक है। तो पहला इसका काम क्या हो गया, एंकरेज। दूसरा काम होगा कि अगर इसका फूड आसपास से कहीं से जा रहा है, कोई इसका फूड अपना जो निडोब्लास्ट है उसको फेंक कर क्या करेगा, फंसा लेगा, मतलब फूड कैप्चर के लिए भी काम करता है एज एंकरेज। दूसरी बात होगी किस चीज के लिए, फूड कैप्चर के लिए। तो निडोब्लास्ट का काम क्या है, फूड कैप्चर करना। क्या करना, फूड को पकड़ना, फूड कैप्चरिंग, ठीक है। और ऑफेंस एंड डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए भी, प्रहार करने के लिए भी, प्रहार करना मतलब ऑफेंस और अपने आप की सुरक्षा करना मतलब डिफेंस। तो ऑफेंस एंड डिफेंस में भी काम करता है। तो इसके फंक्शंस क्या हो गए, फंक्शन देख लीजिए, एंकरेज का काम करेगा, फूड कैप्चरिंग का काम करेगा, ऑफेंस एंड डिफेंस का काम करेगा। अंडरस्टूड? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ निडोब्लास्ट? निडोब्लास्ट के फंक्शंस को आपने देखा, ओके। निडोब्लास्ट जिस स्ट्रक्चर में रहता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। इस तरह से कैप्सूल में रहता है निडोब्लास्ट, और यहाँ पे ऐसे क्वाइड स्ट्रक्चर आता है, जरूरत पड़ने पर इसको बाहर फेंकता है, बाहर फेंक कर फूड को कैप्चर करता है। तो निडोब्लास्ट उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं। तो निडोब्लास्ट का फंक्शंस क्या है आपने देखा। आइए यहाँ पे एक बात हम लोग करते हैं, मेटाजेनेसिस। इसको मैं मिटा दूं, यस। मिटाने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे मेटाजेनेसिस का। निडोब्लास्ट के बाद मेटाजेनेसिस, ठीक है। सो व्हाट इज मेटाजेनेसिस, आपको जानना होगा मेटाजेनेसिस क्या है। मेटाजेनेसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस फाइलम। इस फाइलम का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या, देखिए, आइए देखते हैं। मेटाजेनेसिस कैसे होता है, मेटाजेनेसिस क्यों होता है, मेटाजेनेसिस, इन सारी बातों को अभी हम लोग देखेंगे। सो व्हाट इज मेटाजेनेसिस, यू हैव टू सी। मेटाजेनेसिस क्या हो गया, देखिए आपका बुक जो है इसी को कहता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या हो जाता है, हम लोगों ने याद होगा प्लांट किंगडम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात किया था, याद है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है बच्चों कि जो सैप्रोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से सैप्रोफाइट स्टेज में जा रहा है, उसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे थे। यानी जिसका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है उसको हम लोग कह रहे थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन किसी भी एनिमल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि एनिमल्स में हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर फेज नहीं मिलने जा रहा है। एक्सेप्शन की बात हटा दीजिए तो, यस। तो यहाँ पे डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर मिलेगा किंगडम एनिमलिया में, एनिमल्स में डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर मिलेंगे, लेकिन डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड अगर बनाएगा तो केवल गैमेट बनाएगा, गैमेट के अलावा कोई भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ओके। सो लिसन हियर, मेटाजेनेसिस की जब चर्चा होगी तो मेटाजेनेसिस में क्या होगा, दो बातें देखो। अभी हम लोगों ने क्या कहा बच्चों कि इसका जो ऑर्गेनिज्म है दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन कौन सा दो फॉर्म है, पहला फॉर्म इस तरह से सिलिंड्रिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट नो, सिलिंड्रिकल फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड पॉली। और या पॉली मेडुसा फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है ऐसे, दिस इज कॉल्ड मेडुसा।
तो पॉलिप से मेडुसा हो सकता है, मेडुसा से पॉलिप हो सकता है। अंडरस्टूड? पॉलिप से मेडुसा फॉर्म में जा सकता है, मेडुसा से पॉलिप फॉर्म में जा सकता है, दोनों फॉर्म में। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिप फॉर्म में सर्वाइव करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ मेडुसा फॉर्म में सर्वाइव करेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म में सर्वाइव करेगा। तो पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप होने का जो प्रक्रिया है वही मेटाजेनेसिस है। यस, मेटाजेनेसिस को पूछ लेगा तो बता देना है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिप इनटू मेडुसा, मेडुसा इनटू पॉलिप इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। पॉलिप जब मेडुसा बनता है तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जब मेडुसा पॉलिप बनता है तो यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ध्यान है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, मेडुसा जब कभी भी बनेगा वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा, पॉलिप बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा। Metagenesis, understood? Polyp to medusa, medusa to polyp ट्रांसफर होना मेटाजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है। पॉलिप फॉर देख लीजिए, पॉलिप फॉर्म मेडुसा बाय asexual method while medusa form polyp sexually. yes, इस बात को समझिए। नाउ इसको लिख लीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन, फर्स्ट लिख लो इसको। हो गया? डन। चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन की अब बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। वेयर इज डस्ट, नीचे गिर गया है, कोई बात नहीं। देख लिए, पिटाया जाएगा, डू इट फास्ट। Okay, so guys, what we are going to discuss is classification. ठीक है, आज क्लासिफिकेशन की चर्चा हम लोग करेंगे। सिलेंट्रेट्स के क्लासिफिकेशन की चर्चा होगी।
Yes. Phylum Coelenterata is classified into this phylum Coelenterata. Yes, is classified into 3 classes. Is classified into 3 classes. कौन कौन? पहला आई होप कि दिखाई दे रहा होगा, हाइड्रोजोआ। यस। दूसरा है स्काइफोजोआ। यस, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ। तीसरा एंथोजोआ। यहाँ हो जाएगा क्या? हाइड्रोजोआ दूसरा, मैं थोड़ा करीब लिख देता हूँ, स्काइफोजोआ, and third one is एंथोजोआ। एंथोजोआ। यस, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ क्या होता है? हाइड्रोजोआ में देखिए हाइड्रा आता है, which can exist either in polyform or in both. Yes, हाइड्रोजोआ में देखिए क्या होता है? हाइड्रोजोआ can exist either in polyform और in both। या तो सिर्फ पॉलीफॉर्म में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। बोथ, कौन बोथ? बोथ पॉलिप एंड मेडुसा। अपने लाइफ साइकिल में वो दोनों फॉर्म में हो सकता है या सिर्फ एक फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल, हाइड्रा यह केवल पॉलिप फॉर्म में होगा। ओवेलिया यह दोनों फॉर्म में होगा। ठीक है, हाइड्रा एग्जिस्ट ओनली इन पॉलिप फॉर्म, whereas ओवेलिया एग्जिस्ट इन बोथ पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म। यस, नाउ स्काइफोजोआ। जब स्काइफोजोआ की चर्चा हम लोग करेंगे तो स्काइफोजोआ में क्या होता है? तो स्काइफोजोआ इट एग्जिस्ट इन बोथ, it exists in not both, exists only in medusa form, exists only in medusa form। यह केवल मेडुसा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी यह पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ऑरेलिया, जिसको जेलीफिश भी कहते हैं। ऑरेलिया का दूसरा नाम क्या है? जेलीफिश। तो ऑरेलिया की बात होगी, ऑरेलिया, राइजोस्टोमा, ये सब जो कॉमन नाम है वह ऑरेलिया है। ठीक है, ऑरेलिया को हम लोग जेलीफिश कह रहे हैं, समंदर में मिलेगी, लेकिन यह क्या होगी? स्काइफिस्टोमा पॉलिप फॉर्म में नहीं मिलेगी। एंथोजोआ एग्जिस्ट ओनली इन पॉलीफॉर्म, ये केवल पॉलीफॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। किसमें? पॉलीफॉर्म में। ठीक है, अब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ पॉलीफॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एडम्सिया का नाम सुने होंगे। एडम्सिया, एग्जाम्पल के तौर पे एडम्सिया, सी पिनेटुला, सी पिनेटुला, सी पिनेटुला। ठीक है, एडम्सिया हो गया, सी पिनेटुला हो गया। ठीक है,
तो एडेम्सिया और सी पिनेटुला एंथोजोआ की एग्जाम्पल है। और भी जो बुक में आपके एग्जाम्पल्स दिए होंगे एनसीईआरटी बुक में, उस एग्जाम्पल को फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा नहीं याद करना है। एनसीईआरटी बुक पे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं दैट आर सफिशिएंट एग्जाम्पल, दैट आर मोर देन इनफ। एडेम्सिया, यहाँ पे एक बात आती है ओबेलिया, पोर्टिगूज मैन ऑफ वॉर, किसको बोलते हैं? फाइसेलिया। फाइसेलिया इज कॉल्ड पोर्टिगूज मैन ऑफ वॉर। फाइसेलिया को हम लोग पोर्टिगूज मैन ऑफ वॉर क्यों कहते हैं? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? फाइसेलिया किसका एग्जाम्पल होगा? एनीबॉडी कैन टेल मी, फाइसेलिया किसका एग्जाम्पल होगा? तीनों में नाम सुन लीजिए। एनसीईआरटी बुक में फाइसेलिया का नाम दिया हुआ होगा या दिया हुआ है, तो वहां पे फाइसेलिया जाकर देखिएगा। फाइसेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजोआ। यस, इसको लिख लीजिए। इसके बारे में एक बात आपको अभी बताऊंगा, तो इसको जल्दी से जल्दी आप नोट करिए। इसको नोट कर लेंगे तो एक और बात है, छोटी सी बात है, मैं आपको बता दूंगा। डू इट फास्ट। तीनों क्लास है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। सिलेंट्रेटा का फाइलम सिलेंट्रेटा इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। तीनों क्लास का नाम यहाँ पे। तो गया, अगर हो गया होगा डू इट फास्ट। Okay, so come to the point। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। मैं चर्चा कर रहा था फाइसेलिया का। फाइसेलिया को हम बोलते हैं पोर्टिगूज मैन ऑफ वॉर। कॉमन नेम है, कॉमन नेम ऑफ फाइसेलिया इज पोर्टिगूज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, फाइसेलिया का कॉमन नेम है Portuguese man of war। Portuguese man of war। इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहते हैं? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? जब बीएचयू का एग्जाम होता था ना, पहले बीएचयू का अपना अलग एग्जाम लेता था, राइट? नो, अब तो सब कुछ इंक्लूड हो गया। बीएचयू का अलग एग्जाम होता था, वहां पे क्वेश्चन पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप नंबर 111 से होंगे 111, ये क्या होता है? 111 इसको हम लोग नेल्सन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेल्सन नंबर। एक क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था, व्हाट इज नेल्सन्स नंबर? अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो क्रिकेट वगैरह में भी देखिएगा, कभी 111 रन होता है तो उसमें बोलता है कि नाउ इट इज नेल्सन नंबर, राइट? नो, 111 रन। तो 111 का मतलब क्या होता है? देखिए, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर की बात हो रही है। किसको? फाइसेलिया को। फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहा गया है? देखिए, बात यहाँ पे ऐसा है, पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाली। पहले जब ब्रिटेन, आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले आप कह सकते हैं मात्र, ब्रिटेन का जो जहाज होता था, ब्रिटेन का जहाज वहां से माल लेकर दूसरे देशों में जाता था और उसमें भारत में भी आता था, राइट? नो, तो क्या होता है, जब समुद्र के रास्ते से अपना जो ब्रिटेन था अपना बड़ा बड़ा शिप लेकर उसमें बहुत सारा सामान भर कर ले आता था, तो सामान भर कर लाते समय क्या करते थे पोर्टुगीज लोग, पुर्तगाली लोग अपने छोटे छोटे नाव में छिपे होते थे बोट में, और जैसे ही बड़ी जहाज आती थी सब ओर से छोटा नाव आकर उसको घेर लेता था और उसके सामान जितने थे सब लूट पाट कर भाग जाते थे, राइट? नो, अब स्थिति ये हो गई, लूट लूट कर भाग गए सब सामान। बार बार ऐसा हो रहा था। यहाँ पे फाइसेलिया का भी कैरेक्टर क्या है? फाइसेलिया का भी कैरेक्टर ऐसा ही होता है, इधर उधर सब फाइसेलिया फैला हुआ रहेगा, राइट? नो, लेकिन जब उसके फूड की प्रेजेंस होगा, मतलब कहीं लगेगा कि उसका फूड आ गया है पानी में,
सब ओर से फाइसेलिया एक साथ आकर अपने फूड पे अटैक कर देंगे, ठीक है। जैसे पोर्टुगीज लोग बड़ा बड़ा ब्रिटेन शिप जब आता था अपना सामान लेकर, पोर्टुगीज लोग अपना छोटा छोटा बोट लेकर आकर सब ओर से उस पर हमला कर देते थे। इसी तरह से फाइसेलिया भी अपना हमला करता है, इसीलिए हम लोग फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहते थे। अब उस हमले में देखिए क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो एडमिरल थे नेल्सन, राइट, वो एडमिरल थे, नेल्सन को कहा गया कि भाई आप किसी भी तरह से जो ये पोर्टुगीज लुटेरे हैं इनको आप मुक्ति दिलाइए। तो नेल्सन ने क्या किया, अपने सैनिक वगैरह लेकर गए, सामान की जगह सैनिक ले गए, और सैनिक लेकर गए तो जो पोर्टुगीज लोग लड़ने आए उनसे पोर्टुगीज लोग से बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में नेल्सन का एक आंख, एक हाथ और एक पैर चला जाता है, ठीक है। एक आंख, एक हाथ और एक पैर चला गया, इसी को हम लोग नेल्सन नंबर कहते हैं। तो उस लड़ाई में नेल्सन का एक हाथ, एक आंख और एक पैर चला गया था। और एक क्वेश्चन एक बार पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नेल्सन नंबर, कौन नेल्सन नंबर कहलाता है? ऑप्शन में 111, 222, 333, 444। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 111। 11 इज कॉल्ड नेल्सन नंबर, 11 को हम लोग नेल्सन नंबर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एक हाथ और एक पैर चला गया था। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, फाइसेलिया की बात हो रही थी। आगे यहाँ पे फाइसेलिया में जो आपको ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे फाइसेलिया या सिलेंट्रेट्स, फाइलम सिलेंट्रेटा से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं आप, हाइड्रोजोआ देखे, सैफोजोआ देखे, आंथोजोआ देखे, इसमें ऑर्गेनिज्म आपने देखा, इसमें पॉलीफॉर्म देखा आपने, मेडुसा फॉर्म देखा, राइट नो। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, जो कॉमन एग्जाम्पल्स है मैंने दिया है, हाइड्रा का, ओबेलिया का, फाइसेलिया का, इधर स्टैफिलोस्टोमा में ऑरेलिया का, जेलीफिश का, और एंथोजोआ में आपका एडम्सिया, सी पेनेटुला, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ लेता है आपको 11th क्लास में है आप, तो आपको रिटन बड़ा क्वेश्चन जो जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन अगर पूछता है व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन पॉलीफॉर्म एंड मेडुसा फॉर्म, तो आप क्या डिफरेंस लिखेंगे? पॉलीफॉर्म और मेडुसा फॉर्म में क्या डिफरेंस है? यू नो एनी डिफरेंस? आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? पॉलीफॉर्म इज सिलिंड्रिकल फॉर्म, मेडुसा फॉर्म इज अम्ब्रेला शेप फॉर्म, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे कि जो पॉलीफॉर्म होता है, पॉलीफॉर्म रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, मेडुसा फॉर्म रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। यस, ये डिफरेंसेज हो गया। तो इस तरह से जो आपको पॉलिप और मेडुसा फॉर्म के बारे में डिफरेंस दिखाई देगा उसके बारे में लिखना है। पॉलीफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करता है? क्योंकि पॉलिप में गोनैड्स नहीं होता है, तो आप इसको वहां पे उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे ही आप लिखते हैं पॉलिप्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और मेडुसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, उसी के नीचे एक डिफरेंस आप डाल दीजिएगा कि पॉलिप लैक्स गोनैड्स, मींस पॉलिप्स डू नॉट हैव गोनैड्स व्हाइल मेडुसा फॉर्म्स पोजेस गोनैड्स, राइट नो। मेडुसा फॉर्म के पास क्या होता है? गोनैड होता है। पॉलीफॉर्म जनरली स्विमिंग नहीं करता है। पॉलीफॉर्म क्या होता है? फिक्स फॉर्म होता है, कहीं जाकर एक जगह अटैच हो जाएगा। जैसे एडम्सिया की हम लोग बात कर रहे हैं, एडम्सिया किधर गया? इधर आ गया ना पॉलीफॉर्म। यस, एडम्सिया क्या होगा? कहीं जाकर एक जगह फिक्स हो जाएगा, जबकि मेडुसा फॉर्म इज स्विमिंग फॉर्म, राइट नो। मेडुसा फॉर्म क्या होगा? स्विमिंग फॉर्म होगा। यहाँ पे ओबेलिया कहीं लाइफ साइकिल में दोनों फॉर्म है, तो जब पॉलीफॉर्म में होता है वो क्या रहेगा? फिक्स पोजीशन पे रहेगा। जब मेडुसा फॉर्म बन जाएगा तो स्विम करेगा। ओबेलिया क्या करेगा? स्विम करेगा। इसीलिए उसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहा जा रहा है, क्योंकि स्विम करते करते वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं अपने फूड के आसपास जहां उसका फूड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पॉलिप और मेडुसा में कुछ डिफरेंसेस देखा। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आगे बातें होंगी। और आपका नेक्स्ट डे होगा। नेक्स्ट डे हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद फाइलम टिनोफोरा की चर्चा करेंगे, और टिनोफोरा से फिर फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस की। आइए नेक्स्ट क्लास में मिलिए। इस क्लास को आज हम लोग यहीं पे